फॉर्म फाइनल बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। उस चैप्टर में से पहला भाग जो है इंटरनेशनल ट्रेड मीनिंग एंड नेचर, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या समानता है, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड की पृथक आवश्यकता होती है, इसी पर आज का हमारा फोकस रहेगा। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार का अर्थ होता है किसी दो या दो लाभ के उद्देश्य से दो या दो से अधिक वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। जब यह व्यापार राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत होता है तो उसे हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। जब यह व्यापार राष्ट्र की सीमाओं से परे चला जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। कई अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें अल्सवर्थ ने के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार किया जाता है, यानी राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके जो वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे अल्सवर्थ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यानी इसमें एक राष्ट्र की सीमा से बाहर जाकर के दूसरे राष्ट्र की सीमा के अंदर व्यापार किया जाता है, या तो वस्तु का क्रय होता है या वस्तु का विक्रय होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर हेरल्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय संभव होता है जबकि श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर होता है। हेरल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करते हुए डिवीजन ऑफ लेबर को ध्यान में रखा है और उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन जब राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर होता है तब उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और वस्तुओं का निर्माण किसी दूसरे देश में हो रहा है, उसका वितरण किसी दूसरे देश में हो रहा है, तो उस ऐसी अवस्था को, यानी जिसमें एक से अधिक देशों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। इसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित किया है। इसके अनुसार विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के साधारण विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार विभिन्न देशों के बीच में आपस में जो वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, अदल बदल होती है, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जा सकता है। यानी दो या दो से अधिक देश जब वस्तुओं और सेवाओं का अदल बदल करते हैं तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में रख सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में क्या समानता है, इसके लिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि व्यापार तो व्यापार होता है और कई बातें जो व्यापार की तत्व हैं, वो चाहे वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो, अंतर स्थानीय व्यापार हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, उनमें समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो किसी भी श्रेणी का व्यापार हो, स्थानीय व्यापार हो, चाहे अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय होना है और सेवाओं का क्रय और विक्रय होना है। यानी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय जब होता है तो हम उसे व्यापार कहते हैं। जब राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत सीमाओं के अंदर होता है तो राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है, जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इन दोनों में समानता है। हर व्यापार में दो या दो से अधिक पार्टीज होना जरूरी है, पक्षकार होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी दो या दो से अधिक पक्षकार होते हैं जो अलग अलग देशों के हो सकते हैं, और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में दो या दो से अधिक पक्षकार होते हैं जो एक ही देश के अंतर्गत होते हैं। अतः दो या दो से अधिक पक्षकार होना भी एक समानता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में। क्रियाओं में समानता रहती है, व्यापारिक क्रियाएं बिल्कुल समान रहती है। वस्तुओं का क्रय होगा, विक्रय होगा, सेवाओं का आदान प्रदान होगा, मुद्रा का एक्सचेंज होगा, माल का लदान होगा, माल का बीमा होगा, माल का ट्रांसपोर्ट होगा। यानी जो भी कॉमर्शियल सर्विसेज हैं वो सब, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो तो भी वही सर्विसेज होती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सेवाएं हो तो भी वही सर्विसेज होती है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो,
दूरी जो है वो ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफ़ी दूरी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी काफ़ी दूरी हो सकती है। नहीं, दो से अधिक देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक राज्यों या क्षेत्रों के बीच में जब व्यापार होता है तो उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफ़ी दूरी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कम दूरी हो सकती है। तो दूरी या डिस्टेंस का की इम्पोर्टेंस दोनों में नहीं है, दोनों में पक्षकार होना जरूरी है, खरीदार क्रेता और विक्रेता होना जरूरी है और उनमें आपस में विनिमय होना जरूरी है। दोनों व्यापार में तुलनात्मक लागत का सिद्धांत लागू होता है। जहाँ वस्तु कम लागत में बनती है, वह तैयार की जाती है और अधिक उच्च कीमत पर बेची जाती है। चाहे वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो तो भी इसमें कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी लागू होती है, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो उसमें भी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी लागू होती है। कॉमर्शियल सर्विसेज जो सेवाएं व्यापारिक सेवाएं प्रदान की जाती है, चाहे वो अंतर क्षेत्रीय सेवाएं हो उनमें भी वही समानता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो तो वही सेवाएं होती है। वित्त संबंधी सेवाएं, बैंकिंग संबंधी सेवाएं, बीमे संबंधी सेवाएं, ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाएं, चाहे अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो तो भी उसी तरह से लागू होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो तो भी उसमें वही सीमाएं लागू होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की प्रकृति क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरह से अंतर क्षेत्रीय व्यापार से पृथक है। फिर भी यद्यपि इतनी समानताओं का हमने अध्ययन किया है और ये माना गया कि व्यापार तो व्यापार है, चाहे वो अंतर क्षेत्र में हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, यानी एक देश के आंतरिक सीमाओं के अंदर हो या एक देश से सीमाओं से परे जाकर के हो, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में कुछ अंतर है जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पृथक करता है। और इस पृथक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक अध्ययन की आवश्यकता होती है और इसी पृथक अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का दर्जा दिया गया है और ये इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति के रूप में इंगित कर सकते हैं। जैसे पहला भेद है लेक ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के जो साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर्स, एक देश के अंदर तो उनकी मोबिलिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलिटी की कमी हो जाती है। यानी एक सीमा में उत्पादन के साधन, एक देश के अंतर की सीमा के अंतर्गत उत्पादन के साधन बड़ी सहजता से उनका विचलन हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के, कानूनों के कारण, अड़चनों के कारण, सत्ता में बदलाव होने के कारण, अलग अलग होने के कारण उतनी मोबिलिटी हमें दिखाई नहीं देती जितनी कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में दिखाई देती है। जैसे पहले प्रकृति यह है कि मोबिलिटी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कम होती है। एक दूसरे उसमें यद्यपि वैश्वीकरण का युग आ गया है, ग्लोबलाइजेशन के बाद जब ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद से मोबिलिटी में परिवर्तन आया है, थोड़ा बढ़ाव वृद्धि दिखाई दी है और सभी देशों ने अपने ट्रेड बैरियर्स को कम किया है और इनवाइट किया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, कैपिटल को इनवाइट किया है, इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया है, स्किल पर्सन्स को इनवाइट किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए हैं। ये सारी बातें होते हुए भी फिर भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार में जिस स्तर पर तेजी से मोबिलिटी संभव है उतनी तेजी से उस स्तर पर मोबिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड में संभव नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा अंतर है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति को में बदलाव लाता है, उसके लिए पृथक अध्ययन को इंगित करता है, वो है डिफरेंस इन मॉनेटरी सिस्टम, मौद्रिक प्रणाली में अंतर। हर देश की सक्षम सत्ता यानी सरकार अपनी मुद्रा घोषित करती है। जैसे भारत में रुपया है तो अमेरिका में डॉलर है, तो ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग है, जापान में येन है, बांग्लादेश में टका है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, फ्रांस में फ्रैंक है। इस तरह से प्रत्येक देश का अपना अपना मॉनेटरी सिस्टम होता है, मौद्रिक प्रणाली होती है, उसके कमियां होती है, मुद्रा की दो वैल्यूज में अंतर होता है, दो देशों की मुद्रा के मूल्य में अंतर होता है,
इस अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति अलग हो जाती है एक तरह से, और अंतर क्षेत्रीय व्यापार से इसे पृथक कर देती है। इसी तरह से वित्तीय संस्थाओं में भी अंतर होता है। एक देश में की वित्तीय बैंकिंग संस्थाएं, वित्तीय संस्थाओं के एक नियम कानून और उनकी कार्यशैली अलग होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली वित्तीय संस्थाओं की कार्यशैली अलग होती है। अलग अलग देश में अलग अलग वित्तीय नीति घोषित की जाती है और वित्तीय संस्थाएं भी उन्हीं उसी नीति और नियमों के अनुरूप कार्य करती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में डिसमिलिटी होती है, उसकी प्रकृति को अलग करती है। बाजार की बात करें तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में एक देश होने के कारण, एक राष्ट्र होने के कारण, एक मुद्रा का प्रचलन होने के कारण, एक नियम कानून लागू होने के कारण बाजार में इतना विभेद नहीं होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक प्रत्येक देश होने, प्रत्येक प्रत्येक सत्ता होने, राजनीतिक सीमाएं होने, उनके नियमों में पृथकता होने के कारण दोनों बाजार जो है बिल्कुल सेपरेट होते हैं, उसमें अलग पृथकता होती है, उनमें एक रूपता दिखाई नहीं देती है। तो ये भी एक कारण है अंतर क्षेत्रीय व्यापार और क्षेत्रीय व्यापार में असमानता का। एक्सचेंज कंट्रोल की समस्या या एक्सचेंज कंट्रोल का तत्व अंतर क्षेत्रीय व्यापार में लागू नहीं होता है, क्योंकि एक ही मुद्रा होती है और वो सभी तरह से हर राज्य में जो है वो लागू हो सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय नियंत्रण के को प्रभावी ढंग से देश के द्वारा लागू किया जा सकता है और विनिमय नियंत्रण के प्रभावों के कारण भी व्यापार जो है प्रभावित हो सकता है। इस तरह से व्यापार शर्तों के जहाँ तक सवाल है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सामान्य व्यापार शर्तों पर व्यापार संभव होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष व्यापारिक शर्तों का पालन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बीमा लागू होता है, समुद्री कानून लागू होते हैं। तो एक देश दूसरे देश के कानून की सीमा में रहकर के व्यापार करना होता है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी परिवर्तन आ जाता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, इंटरनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन में कोई बाधा नहीं होती है, किस तरह का लाइसेंस, पासपोर्ट, वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना होता है। दूसरे देश, जिस देश में वस्तु भेजी जा रही है या जिस देश से वस्तु मंगाई जा रही है, उस देश के कानूनों का पालन करना होता है, अतः एक से अधिक कानून का पालन करना होता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति कुछ अलग हो जाती है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में एक सरकार सक्षम सत्ता या सरकार द्वारा आर्थिक नीतियां घोषित की जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग देश समाहित होते हैं, सम्मिलित होते हैं, अतः अलग अलग आर्थिक नीतियां उसमें जुड़ी होती है। अतः डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज इंटरनेशनल ट्रेड में वर्क करती है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में एक इकोनॉमिक पॉलिसी जो एक सक्षम सत्ता द्वारा घोषित की गई आर्थिक नीतियां ही लागू होती है। एक और विशेष बात है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति को अलग करती है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर देश में उसके सोशल कस्टम्स है, उसकी संस्कृति है, उसके सामाजिक रीति रिवाज है। यद्यपि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी सोशल कस्टम्स में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अंतर होते हुए भी एकता दिखाई देती है, कहीं 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 की सिमिलरिटी मिलती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश से दूसरे देश की सभ्यता में, संस्कृति में, सामाजिक रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत विरोधाभास होता है, अतः उसकी प्रकृति को अलग करता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कहें तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अगर परिभाषित करना चाहें तो एक देश से की सीमा से परे जाकर के जब दूसरे देश में वस्तुओं का एक्सचेंज किया जाता है, विनिमय किया जाता है, आर्थिक गतिविधियाँ की जाती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संज्ञा दे सकते हैं। इसकी प्रकृति अंतर क्षेत्रीय व्यापार से बहुत अलग होती है, दोनों में कई बातों में असमानताएं होती है, चाहे वो रीति रिवाज हो, कानून कायदे हो, मुद्रा व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक अध्ययन के लिए एक विशेष मॉड्यूल की जरूरत रहती है, दैट
वो जो मॉडल है, वो मॉडल अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के रूप में हमारे सामने, यही अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पेपर आपको है, आपको इस एम कॉम के अंतर्गत पढ़ना है। आगे इसके और दूसरे पहलुओं पर, चैप्टर के आगे भागों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।